वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम, अभी आपकी आवाज़ आई। आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो वेब डेवलपमेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स, कि वेब डेवलपमेंट क्या है, कैसे हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है तो वो डिस्कस करेंगे दो लैंग्वेजेस, HTML CSS जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हैं। हमारे पास जो है तो वो वेब डेवलपमेंट के जो हैं वो हमारे पास दो बेसिक्स कंपोनेंट हैं, एक जो है तो फ्रंट एंड है और दूसरा जो है तो वो बैक एंड है। फ्रंट एंड में हमारे पास जो है तो वो तीन लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। नंबर वन जो HTML है, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं। नंबर टू जो है तो वो हमारे पास है बैक एंड है, जो हम बैक एंड के लिए यूज़ करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, इट्स विजिबल। ओके। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट हमारे पास जो है तो वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। अब वेब पेजेस क्या है, उसमें कोई भी कंटेंट हम जो डिलीवर करना चाहते हैं यूजर्स को, हमारे पास एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। फ्रंट एंड जो है हमारे पास वो क्लाइंट साइड स्ट्रक्चर है, जो कि यूजर्स और बाकी जो भी लोग यूज कर रहे हैं क्लाइंट्स, उनके पास डिस्प्ले होती है। और बैक एंड जो है वो सर्वर्स पर और जो कि उस वेबसाइट्स वगैरह के ऑनर्स हैं उनके पास डिस्प्ले होती है। फ्रंट एंड पे हमारे पास जो है तो वो हम उधर यूज़ करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर, कंटेंट वगैरह जो कि हमारे पास उसके अंदर अवेलेबल होता है। वो इमेजेस भी हो सकती हैं, कोई भी पैराग्राफ, टेक्स्ट एक्सेट्रा, उसमें जो भी चीज़ें हम एंटर करना चाहें वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा CSS जो है वो यूज़ होती है डिज़ाइन और स्टाइलिंग के लिए। CSS हम लोग फ्रंट एंड को जो है तो वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसी के साथ साथ जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है इंटरेक्टिविटी के लिए, मींस के स्लाइडर्स, इमेजेस, फॉर्म्स, वैलिडेशन वगैरह लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को। इसी तरह बैकएंड जो है तो जो सर्वर साइट्स पर डिस्प्ले होना होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं PHP वगैरह को। PHP है, पाइथन, उसमें हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं। उसी के साथ साथ हम डेटाबेसेस को भी इसके साथ यूज़ करते हैं। अब डेटाबेसेस में हम लोग इंफॉर्मेशन डालते हैं और फिर उधर से हम लोग इंफॉर्मेशन लेके अपनी वेबसाइट्स पर डिस्प्ले कर रहे होते हैं। सर्वर भी इसमें यूज़ होते हैं, वो हम तक है हम जो भी सर्वर यूज़ करना चाहें तो। अब अगर बात करें HTML की, तो HTML हमारे पास जो है वो वेबसाइट्स की एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए। HTML से हम लोग कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। HTML जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, मीन्स के पेज हमारे पास किस तरह डिस्प्ले होगा, उसमें कौन सी चीज़ कैसे डिस्प्ले होगी, कंटेंट किस साइज में होगा, किस जगह पे कौन सा कंटेंट जो है हमारे पास अवेलेबल या डिस्प्ले होगा। अब HTML का जो है डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो HTML के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक पूरा HTML डॉक्यूमेंट होता है। HTML डॉक्यूमेंट हम लोग जब भी है यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये बेसिक जो हैं टाइटल्स और टैग्स वगैरह, ये हमने हर हाल में यूज़ करने होते हैं। इन टैग्स के बगैर कोई भी वेबसाइट पेज जो है वो बनेगा ही नहीं। ये सबसे पहले ऊपर डॉक टाइप में जो है HTML के हम लोग टाइप वगैरह बता देते हैं। उसके अलावा ये नेक्स्ट HTML का टैग है, ये मेन टैग है HTML का, जो कि ब्राउज़र को बता रहा होता है कि यहाँ से हमारे पास HTML कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। ये अब नेक्स्ट हेड टैग है, हेड में जो है वो डिफरेंट टैग्स होते हैं। टाइटल होता है जो कि ऊपर टॉप बार में डिस्प्ले हो रहा होता है वेबसाइट का। उसके बाद हमारे पास है बॉडी टैग, तो जो मेन कंटेंट है, मींस टेक्स्ट है, हेडिंग्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास बॉडी टैग में डिस्प्ले हो रही होती हैं। अब बॉडी टैग में हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं बाकी चीज़ों को, तो उसके लिए हमारे पास है HTML टैग्स। HTML सिमेंटिक्स टैग्स हैं कुछ, इनमें हम लोग
यूज कर रहे होते हैं हेडर टैग, नेविगेशन टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल एंड असाइड टैग, फुटर टैग। अब हेडर टैग हम लोग किस लिए यूज कर रहे होते हैं? आप सब ने वेबसाइट्स में देखा होगा कि टॉप पे हेडर बना होता है जिसमें हमारे पास वेबसाइट का लोगो विद नेम, फिर आगे उनके जो है तो वो मेन्यू वगैरह की लिस्ट होती है जिसमें अबाउट इंफॉर्मेशन वगैरह या जो भी चीज़ें वो डिलीवर कर रही होती हैं उन सब की इंफॉर्मेशन, साइन इन, लॉग आउट, इस तरह के बटन्स वगैरह होते हैं। तो ये हमारे पास जो है तो ये टॉप बार होता है जिसमें हम लोग सारे हेडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम हेडर में रख रहे होते हैं। नेविगेशन लिंक्स, नेविगेशन में हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग को, और एंकर टैग में हमारे पास अवेलेबल होते हैं लिंक्स, जो कि हम किसी एक लिंक पर भी अगर क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी और जो है तो वेब पेज पर हमें भेज देता है। मीन्स कि हम लोग डिफरेंट लिंक्स इसमें यूज कर रहे होते हैं, जिस पेज पर हम जाना चाहें हम इधर से डायरेक्टली उधर जा सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन टैग, सेक्शन टैग हमारे पास जो बाकी पेजेस होते हैं वेबसाइट्स के वो डिफरेंट सेक्शंस में हम लोग रख रहे होते हैं, हम सेक्शंस टैग, और ये सारे टैग्स जो हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है आर्टिकल। आर्टिकल टैग भी इसी तरह डेटा और इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए यूज होता है। साइट टैग हम लोग कुछ टैग्स यूज करते हैं साइट्स बार और इस तरह की चीज़ों के लिए, साइट टैग उसके लिए यूज होता है। और उसके अलावा जो फुटर टैग, किस हर वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम पे जाके हमारे पास एक फुटर टैग होता है। मींस के फुटर में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उसकी इंफॉर्मेशन, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके लिंक्स वगैरह, यूट्यूब, लिंक्डइन, जो भी उधर वो लिंक्स अपने डालना चाहें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं फुटर में। अब हम HTML टैग्स के बारे में बात करते हैं। HTML टैग्स जो हैं हमारे पास हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग्स, मेन जो पैराग्राफ टैग है और हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग हमारे पास अवेलेबल होते हैं H1 से लेकर H6 तक। इनमें हमारे पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। इन साइजेस में हमारे पास H1 में जो है तो वो सबसे बड़ा साइज होता है अवेलेबल हेडिंग का। उसके अलावा H2 में उससे थोड़ा स्मॉलर, देन जाते जाते H6 तक इसी तरह सब हेडिंग्स बनती जाती हैं। उसके अलावा पैराग्राफ टैग्स, पैराग्राफ टैग्स में हम लोग जो है तो कुछ भी कंटेंट जो हम लोग लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ तो वो हम लोग पैराग्राफ टैग में लिख सकते हैं। पैराग्राफ टैग में हम जितना लंबा पैराग्राफ भी लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम पैराग्राफ में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल के मीन्स के आगे मजीद कोई लिंक डाल देते हैं तो उस पर जाके जो भी बंदा रीड करना चाहे वो उस कंप्लीट टैग वगैरह को यूज़ करके रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है BR टैग और HR टैग। ये हमारे पास लाइन टैग डालने के लिए होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ब्रेक, मीन्स कि इसमें एक लाइन ब्रेक डाल रहे होते हैं, नेक्स्ट लाइन में हमें शिफ्ट कर रहे होते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी लाइन डाल रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ्स के टैग्स, जो कि टैग्स किसी भी हेडिंग को बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इटैलिक, मीन्स ये जो टैग है हमारे पास ये डिज़ाइनिंग टैग है। इनसे हम लोग डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं कि हमने किस टेक्स्ट को किस फॉर्म में डिस्प्ले करना है। किसी टेक्स्ट को हमने बोल्ड डिस्प्ले करना है तो हम B का टैग यूज़ कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें हम जैसे फर्दर पढ़ते जाएंगे तो ये एडवांस लेवल पर जाके आगे फर्दर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ फिर ये और ईजी हो जाती हैं। लेकिन अभी जो है तो ये HTML की बेस पे हम पढ़ रहे हैं तो इधर फिर हम लोग जो है वो टैग्स को यूज़ करके हम स्टाइलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बोल्ड टैग, अब बोल्ड टैग में हमारे पास ये है कि हम इसमें जो भी टेक्स्ट रखेंगे उसका जो भी साइज हुआ ये टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होगा बोल्ड फॉर्म में। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग का भी यही सेम ही काम है कि स्ट्रॉन्ग भी जो है वो टेक्स्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और थोड़े बड़े साइज में डिस्प्ले कर रहे होते हैं। इस तरह अगर इटैलिक और एम्फसाइज टैग, ये जो टैग्स दोनों हैं हम किसी भी उसमें अगर टेक्स्ट वगैरह में किसी चीज़ को हम लोग
थोड़ा बोल्ड करना चाह रहे हैं या फिर इटालिक मीन्स कि उसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को इटालिक कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोग आई का टैग यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टैग्स जो हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हैं। एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट करके तो हम इन्हें लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग ये सारा जो काम कर रहे होते हैं VS कोड एडिटर है उसमें कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे पास ये जो है इजी हो जाता है। उधर हम जब भी कोई भी टैग अगर उसका फर्स्ट लेटर भी एंटर करते हैं तो हमारे पास फिर सारे टैग्स खुद ही शो हो जाते हैं और उधर से हम इजीली एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो अंडरलाइन टैग है। अंडरलाइन टैग यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को जो है अंडरलाइन करने के लिए। इसी तरह मार्क का टैग है। मार्क का टैग किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, इसके कोई ऐसा कंटेंट है जिसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं और वो इस तरह से हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास स्मॉल टैग है, तो ये टेक्स्ट को स्मॉल उसमें शो कर रहा है, स्मॉल टेक्स्ट शो कर देता है। उसके बाद डेल टेक्स्ट हमारे पास है। ये टेक्स्ट हम लोग तब यूज़ कर रहे होते हैं टैग कि हम लोग कोई ऐसा कंटेंट जिसको पहले तो वो अवेलेबल था लेकिन अब हम उसको इस तरह डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कि ये डिलीटेड है और इसकी जगह कोई नया टेक्स्ट आ गया है। अब जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल देख रहे होते हैं किसी भी सेलिंग वेबसाइट्स पर, वो ऑफ वगैरह के उन्होंने लगाए होते हैं प्राइसेस वगैरह, लेकिन वो पहले वाली प्राइसेस को जो है तो वो ऊपर से कट करके मीन्स के वो डिलीटेड डिस्प्ले करवा के और नई प्राइसेस साथ शो कर रहे होते हैं। इस तरह इंसर्टेड का टैग है, ये इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग वेबसाइट में कि ये बेसिकली बाद में शो करवाने के लिए कि हाँ कि ये टैग जो है वो बाद में एंटर किया गया, इंसर्ट किया गया ये वाला टेक्स्ट, तो ये बाद में किए के टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का टैग्स है हमारे पास, तो ये उसी तरह टेक्स्ट में बाकी जिस तरह हम लोग नॉर्मली किसी भी चीज़ को हम लोग पावर्स की फॉर्म में या सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का टैग जो है तो वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML टैग। HTML टैग जो है हमारे पास लिंक टैग है। अब लिंक टैग जो है हम लोग ए से यूज़ कर रहे होते हैं। href इसमें हम लोग दे रहे होते हैं रेफरेंस। बेसिकली एंकर टैग ये जो ए से डिस्प्ले हो रहा है ये यूज़ होता है किसी भी वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट का लिंक या किसी उसी वेबसाइट में किसी और जगह का लिंक, मीन्स कि जिधर हम लोग उस टेक्स्ट को भेजना चाह रहे हैं। कोई भी बंदा स्क्रॉल कर रहा है नेक्स्ट जगह पे अगर उसने जाना है तो हम लोग एंकर टैग यूज़ करते हैं, लिंक टैग, तो इस पर क्लिक करके हम किसी भी और वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसमें हम लोग दो चीज़ें दे रहे होते हैं, एक href जिसमें हम लोग किसी भी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट का, अब इधर जो है दिया गया है लिंक जो है तो वो गूगल का दिया गया है। अब अगर ये वाला लिंक हम किसी भी वेबसाइट में डालेंगे तो हम लोग उस वेबसाइट में क्लिक करके डायरेक्टली हम लोग गूगल पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम यूट्यूब या किसी और वेबसाइट का टैग डालते हैं, रेफरेंस डालते हैं, तो हम उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और हम उधर पहुंच जाएंगे। उधर से हमने जो भी कंटेंट वगैरह लेना होगा उनका जिस जगह का टैग है तो हम ले सकते हैं इजीली। उसके अलावा हमारे पास जो है टैग्स आते हैं वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस टैग एक्सेट्रा। अब इमेज टैग में हमारे पास जो है हम लोग किसी भी वेबसाइट में अगर अपनी इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इमेज देंगे टैग। ये टैग सेल्फ क्लोजिंग है, मीन्स कि इसके लिए दूसरा क्लोजिंग टैग अलग नहीं है। तो इसमें हम लोग सोर्स दे रहे होते हैं, SRC लिख के हम लोग सोर्स दे रहे होते हैं और सोर्स में हम लोग उस इमेज का नेम, जो भी इमेज है हमारे पास, डॉट साथ में उसकी जो भी प्रॉपर्टी टाइप है, JPG है, JPEG है, ये जो भी हमारे पास इमेज अवेलेबल है। अगर तो ये इमेजेस सेम उसी फोल्डर में अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो फिर तो हमें कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली जस्ट इमेज का नेम विद JPG और एटसेट्रा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास
इमेज उसी फोल्डर में अवेलेबल नहीं है तो हम फिर उस फोल्डर का पूरा पाथ लिखेंगे, पूरा पाथ इंसर्ट करेंगे। मीन्स कि वो जिस फोल्डर में जाएगा उधर जाके पहले फिर उस फोल्डर का पूरा पाथ, मीन्स कि अगर सी डिस्क में सी, फिर नेक्स्ट इमेजेस के फोल्डर में इमेजेस, फिर नेक्स्ट जो है तो image.jpg। ये अभी मेरे लैपटॉप के इशू की वजह से फुली डिस्प्ले नहीं हो रहा, वरना मैं आपको कोड्स के साथ चेक करवा देती, उसमें प्रॉपर प्रैक्टिकली भी फिर हम काम कर लेते। उसके अलावा हमारे पास ऑडियो टैग्स हैं। ऑडियो में भी इसी तरह है कि हम लोग सोर्स भी दे रहे होते हैं विद सोर्स, और फिर उसमें हम टाइप वगैरह भी देते हैं जिससे हम ऑडियो को जो है तो अपनी वेबसाइट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो कंट्रोल, वीडियो टैग में हम लोग जो है तो वो कंट्रोल्स भी दे रहे होते हैं, मीन्स कि हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड्स और टच पैड्स वगैरह से। और नेक्स्ट जो है हम लोग साथ विड्थ भी दे सकते हैं। अब इसमें जो है विड्थ हमारे पास होती है पिक्सल में, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल, जितनी पिक्सल उसको हम साइज देना चाहते हैं हम उसमें दे सकते हैं। इसी तरह हम लोग इमेजेस टैग में भी दे सकते हैं। इसी तरह इमेज टैग के अंदर भी हम लोग विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज दे के हम लोग इसमें जो है तो वो दे सकते हैं कि इमेज की हाइट कितनी होनी चाहिए, इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब भी जो है तो हम HTML से यही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्दर हम जब करते जाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम CSS के थ्रू अप्लाई करेंगे। हर इमेजेस या वीडियोस जिस पे हम लोग करना चाहें कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो में भी हम लोग साइज वगैरह दे सकते हैं। फिर वीडियो में भी इसी तरह है कि अगर वीडियो उसी फोल्डर में है तो हम डायरेक्टली उसका नेम देंगे, अगर उस फोल्डर में अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसका पूरा कंप्लीट पाथ देंगे, जो कि फॉरवर्ड स्लैश हम लोग दे रहे होते हैं, सी डिस्क फॉरवर्ड स्लैश फोल्डर नेम, फिर फॉरवर्ड स्लैश और देन उस वीडियो का नेम वगैरह। और इसी तरह ये वीडियो टैग और ऑडियो टैग जो हैं तो ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, मीन्स के ओपनिंग टैग अलग है और क्लोजिंग टैग अलग है। उसके अलावा अगर देखा जाए नेक्स्ट टैग हमारे पास जो है आ जाते हैं ऑर्डर लिस्ट टैग और अनऑर्डर लिस्ट टैग। हम लोग किसी भी कंटेंट वगैरह में अगर हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाती है कि हम उसे लिस्ट की फॉर्म में इंटर करना चाहते हैं कि वो ऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले हो या अनऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास ये डिस्प्ले करती है कि वो जो भी कंटेंट वगैरह है वो विद नंबरिंग डिस्प्ले होगा हमारे पास। फर्स्ट नंबर पे जो टैग है वो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, इसी तरह हमारे पास उनके साथ विद नंबरिंग शो होगा। और अनऑर्डर लिस्ट ये है कि वो अनऑर्डर्ड में शो होगी, लेकिन उनके साथ ये है कि हम यूज़ करेंगे, उसके साथ यूज़ किए जाते हैं डॉट्स की फॉर्म, एरो, स्क्वायर, इस तरह के कोई ना कोई बुलेट फॉर्म उसमें यूज़ की जाती है। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में जो है तो वो हमारे पास यूज़ होते हैं रोमन में भी काउंटिंग यूज़ होती है, डिजिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इस तरह यूज़। ऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर और अनऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर हम li यूज़ कर, लिस्ट आइटम है हमारे पास, तो ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हमने जितने भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट करने होंगे वो हम लिस्ट आइटम के टैग मीन्स के li को यूज़ करके हम लोग तो तब इंसर्ट करेंगे। उसके अलावा अब बात करते हैं टेबल के टैग्स पर। टेबल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक वेबसाइट्स के अंदर, क्योंकि मोस्टली हमने डेटा जो है वो इंसर्ट भी टेबल फॉर्म में ही करवा रहे होते हैं, या वापस डिस्प्ले हम कोई भी चीज़ ऐसी जो कि इंफॉर्मेशन वगैरह है स्टूडेंट से रिलेटेड, कस्टमर से, या फिर हम समटाइम अपने प्रोडक्ट्स को भी जो है तो वो टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास टेबल के टैग्स। अब टेबल टैग्स हमारे पास क्या क्या है? टेबल टैग हमारे पास एक तो टेबल का टैग है जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग, टेबल टैग हम लोग यूज़ करेंगे और उसको एंड भी करेंगे, और बाकी जो सारे टैग हैं वो हम लोग टेबल टैग के अंदर यूज़ करेंगे। मीन्स कि ये टेबल टैग जो है वो टेबल की होल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है, मीन्स के बाकी सारी चीज़ें जो हैं इस टेबल के अंदर जितनी भी हैं तो वो इस टेबल के टैग के अंदर इंसर्ट की जाएंगी। अब हर टेबल जो है वो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है। हर कॉलम के अंदर
एक सेल होता है, मीन्स के जो इंटरसेक्शन रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे बनता है। तो जो हर एक सेल है उसमें डिफरेंट डेटा इंसर्ट होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है टेबल रो को, टीआर, जो कि टीआर के टैग से जो है तो हम लोग डिस्प्ले कर रहे होते हैं। टीआर का टैग यूज करके हम टेबल रो को जो है वो हिट कर रहे होते हैं। अब टेबल रो हमारे पास क्या है, टेबल रो ये है कि वो एक पूरी रो को टारगेट कर रहे होते हैं। अब फर्स्ट रो अगर हम इस टेबल की जो एग्जांपल में सामने फिगर में नजर आ रहे हैं, इसमें एक ऊपर ब्राउन लाइन जो है इसमें आईडी, नेम और जो है एज के डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब नेम जो है हमने टेबल हेड में रखा है, क्योंकि ये मेन ऊपर टेबल की हेडिंग्स हैं, हर कॉलम की हेडिंग्स हैं जो कि नीचे वाले डेटा की रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, कौन सा डेटा यूज हो रहा है। अब टी एच का टैग जो है हम यूज करेंगे टी आर के टैग के अंदर, क्योंकि हम लोग इसको ये बता रहे हैं कि फर्स्ट रो के अंदर टी हेड के ये टेबल के हेड हैं। टी हेड में हम लोग नेम का भी टाइटल रखेंगे, एज का भी, और जो जो कॉलम हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब इधर एग्जांपल में कोडिंग में मैंने आईडी का नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग जितने भी क्रिएट करेंगे रोज एंड कॉलम, तो हम सब के अलग अलग नेम, हर एक अलग टैग में, और आईडी का अगर हम देंगे तो वो अलग टीएच के टैग को ओपन करेंगे, आईडी लिख के फिर उसको भी क्लोज करेंगे, नेक्स्ट नेम एज इसी तरह। और फिर हम लोग जब टी हेड क्लोज कर लेंगे उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टी आर एक और टैग। फिर उसमें हम लोग जो हर एक सेल है जिसमें हम लोग डेटा जो भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास एक रो के अंदर 3 टैग्स हैं, तीन तीन कॉलम्स हैं, तो हम लोग 3 टैग्स यूज करेंगे। अब हम लोगों ने टेबल हेड जो है मेन हेडिंग्स थी वो हमने टी हेड का टैग यूज करके दी है। तो अब उसके बाद जो है हमारे पास आता है वो टी डेटा, मीन्स के टेबल का डेटा। तो अब हमने हर सेल के अंदर डेटा एंटर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टी आर के अंदर टी डी का टैग। टी डी का टैग जो है, टी डी का टैग हमारे पास जो है वो हर कॉलम के सेल के अंदर डेटा एंटर करेगा। टी डी जितने भी एक रो के अंदर सेल्स होंगे उसी लिहाज से हम लोग टी डी के टैग्स एंटर करेंगे और उनमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमने डालनी होगी हम डाल देंगे, और इसी तरह जितनी रोज और कॉलम हम लोग क्रिएट करना चाहें। अब इधर हमारे पास जो है तो वो 2 ही रोज क्रिएटेड है। अगर हम लोग मल्टीपल जितनी भी रोज क्रिएट करना चाह रहे हैं हम लोग उतने ही टी आर के टैग्स यूज करते जाएंगे और उनके अंदर फिर टी हेड्स के टैग, और अगर हेड बनाना है तो टी हेड के टैग, अगर हमने डेटा सेल्स में एंटर करवाना है तो टी डी के टैग हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद जो एक बेसिक चीज आती है मोस्टली डेटा सबमिशन के लिए, वो HTML फॉर्म्स हैं, HTML के टैग्स के। मोस्टली जो फॉर्म्स हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, हमने अगर कुछ ऑर्डर करना होता है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, तो हम लोग उधर भी डेटा इसी तरह सबमिशन की फॉर्म में भेज होते हैं, अपने ऑर्डर, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी फिलअप करके तो हम लोग सबमिट करते हैं, फिर बैकएंड पे उनके पास जाके डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो तब जाके हमारे पास फिर ऑर्डर की कंफर्मेशन वगैरह हमें पता चलती है, फिर वो हमारे ऑर्डर्स वगैरह या कुछ भी है तो वो बैकएंड से। इसी तरह अगर ऑनलाइन एडमिशन की बात की जाए तो वो भी ऑनलाइन फॉर्म्स में डेटा इसी तरह एंटर होता है, हम लोग ऑनलाइन डेटा एंटर कर देते हैं और फिर वही डेटा जब हम सबमिट करते हैं तो वो वेबसाइट से ही जाके बैकएंड पे सबमिट हो रहा होता है। तो अब फॉर्म टैग की अगर बात करें तो फॉर्म टैग में हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्म टैग होता है। फॉर्म टैग जिस तरह टेबल टैग हमारे पास था कि मेन टैग टेबल था, बाकी जितना भी टेबल से रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन वगैरह थी वो सारी हमारे पास टेबल के टैग के अंदर थी। इसी तरह हम लोग फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। फॉर्म का टैग भी हमारे पास इसी तरह सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हम फॉर्म से रिलेटेड लिखना चाह रहे हैं वो हमारे पास जाएगी फॉर्म टैग के अंदर। कम्प्लीटली फॉर्म टैग हम ओपन करेंगे, देन एंड पे जाके क्लोज, बाकी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है हम लोग उसके अंदर। अब एक्शन हमारे पास क्या है, एक्शन हम लोग उस फॉर्म को बताएंगे कि
जब हम लोग सबमिट करेंगे तो उसने कौन से पेज पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करना है, क्योंकि हम लोग जब भी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं हम लोग मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, सिंगल पेज की नहीं होती। और वेबसाइट्स में हम लोग बैकएंड भी यूज करते हैं, फॉर्म मोस्टली बैकएंड के साथ यूज होते हैं, क्योंकि विदाउट बैकएंड फॉर्म को हम यूज नहीं कर सकते। तो फॉर्म जो है हम लोग सबमिट डॉट PHP इधर लिखा हुआ है, तो ये हमने एक बैकएंड पे क्रिएट किया हुआ होता है सबमिट डॉट PHP का पेज। मीन्स कि हम लोग इस फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग एंटर करेंगे वो बैकएंड पे जाके PHP डॉट सबमिट में हमने जितना भी फर्दर प्रोसेस किया हुआ है उसके थ्रू जो है तो वो सबमिट हो जाएगी। अब ये एक्शन इधर हमारे पास जस्ट सबमिट डॉट PHP पे, लेकिन हम लोग उसके अलावा जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, जो पेज हमारे पास अवेलेबल होगा, मीन्स कि जिस पेज पे हम लोग इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं हम लोग इधर उस फॉर्म का पाथ देंगे कि हमने इस पेज पे जाके इंफॉर्मेशन जो है तो वो सबमिट करनी है। उसके अलावा मेथड हमारे पास पोस्ट या गेट के होते हैं कि इंफॉर्मेशन हमने भेजनी कैसे, किस उसमें भेजनी है, तो ये हम लोग बता रहे होते हैं। इसी तरह आगे ये फॉर्म का क्लोजिंग टैग है, तो ये एंड पे जाके क्लोज होगा, मीन्स कि इसमें हम लोग फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह एंटर कर लेंगे, उसके बाद जो है तो एंटर ये होगा। अब उसके बाद लेबल टैग और इनपुट टैग आते हैं हमारे पास। लेबल टैग जो है हमारे पास जितने भी हैं वो फील्ड्स को नेम देने के लिए, मीन्स कि अब हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह या डेटा एंटर कर रहे होते हैं तो हमें हर जो है तो वो इनपुट फील्ड के साथ बैक पे उसका नेम दिया हुआ होता है, मीन कि जिससे हमें पता चल रहा होता है कि हमने इधर नेम एंटर करना है, इधर फादर नेम इंसर्ट करना है, जो भी चीज़ होती है। तो लेबल टैग हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इक्वल टू नेम। ये फॉर इक्वल टू नेम जो है ये हम लोग फील्ड्स को सेम करने के लिए, मीन्स के बैकएंड के लिए हम लोग उस पर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अभी इसका फ्रंट एंड से लिंक तो नहीं है, लेकिन जब हम बैकएंड में यूज़ करेंगे तो तब हमारे पास जाके ये फॉर और इस तरह के टैग्स जो हैं प्रॉपर्टीज़, ये HTML की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये तब यूज़ होंगी। ये HTML के एट्रीब्यूट्स हैं, ये हम लोग फिर बैकएंड्स के साथ, मीन्स के अभी लेबल है फॉर इक्वल टू नेम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जब हम इसके साथ की इनपुट फील्ड जब हम लगाएंगे तो हम उसमें भी नेम के लिए ये नेम सेम नेम देंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकें, मीन्स कि ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। इसी तरह इन ब्रैकेट्स के मिड में हम लोग फुल नेम, लास्ट नेम, जो भी हम लोग इस तरह के जितने भी नेम्स हैं वो हम इसके थ्रू इन्हें दे सकते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि आपने इधर क्या इंसर्ट करना है। इसके साथ यूज़ होता है फिर ये इनपुट टाइप। इनपुट हम लोग देते हैं, इनपुट एक ऐसा टैग है कि हम लोग इंसर्ट करते हैं तो ये यूज़र से इनपुट लेता है। हमारे पास अवेलेबल जगह आ जाती है जिसमें हम लोगों ने जो भी इनपुट देनी हुई, नेम देना है, पासवर्ड देना है, जो भी इनपुट हमने देना है तो ये उसमें इंसर्ट हो जाता है। अब टाइप्स हमारे पास क्या है, टाइप हमारे पास टेक्स्ट होती है, नंबर्स होते हैं, पासवर्ड है, ईमेल है, हम इसमें जिस टाइप का डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। बेसिकली फॉर्म्स में यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं कि हमने अगर नेम लेना है तो उसके लिए हम टाइप टेक्स्ट रख लेंगे, जब हम फ़ोन नंबर के लिए कुछ यूज़ करेंगे तो उसके लिए फिर हमारा जो है तो वो टाइप जो है वो नंबर हो जाएगी या डिजिट्स वगैरह। फिर नेक्स्ट इसी तरह अगर ईमेल हमने इंसर्ट करवाना है तो फिर हम लोग ईमेल लिखेंगे, और इन सब की बैकएंड पे फॉर्मेटिंग ऐसे हुई हुई होती है कि अगर हमने ईमेल की टाइप सेलेक्ट की है तो हम उस फील्ड में ईमेल के अलावा और कोई भी डेटा है जो इंसर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड में हम लोग नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते और नंबर वाली फील्ड में हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट नहीं कर सकते। जो हम लोग टाइप इधर से देंगे स्पेसिफिकली हम वही चीज़ डेटा वही इंटर हम लोग उसमें करेंगे। और नेम जो है तो यूज़र नेम मीन के हम लोग इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे कि हम लोग जो है तो दोनों डेटा को एक दूसरे के साथ जो है तो वो ज्वाइन कर रहे हैं कि ये इसके साथ डेटा है। इसी तरह मल्टी लाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया का टैग जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी मैसेज के लिए कि हमने कौन सा टेक्स्ट इंसर्ट करना है। अगर फॉर्म में कोई भी टेक्स्ट हमने
कमेंट वगैरह ऐड करना है तो वो हम लोग टेक्स्ट एरिया के लिए, जिसमें मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, लाइंस होती हैं, मीन्स कि अभी अगर हम लोग इंपोर्ट वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास स्पेसिफिक करेक्टर्स हम लोग, अब नेम क्योंकि हमारे पास शार्ट है तो उसमें हम लोग स्पेसिफिक साइज का जो है तो वो नेम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग खुद पर्सनली अगर कोई कमेंट करना चाह रहे हैं या कुछ भी मैसेज वगैरह नेक्स्ट बंदे को जो है तो वो शो करवाना चाह रहे हैं तो इसमें हम लोग जो है वो टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करते हैं फॉर्म्स के अंदर। और में इसमें हम लोग फिर नेम का टैग इसीलिए यूज़ होता है कि हम लोग बैकएंड पे फिर यूज़ कर सकें कि हमने कौन सी चीज़ किससे रिलेट करनी है और किस चीज़ का डेटा किस जगह पे जाके सबमिट होना है। तो ये नेम फील्ड और फार फील्ड जो हैं तो इनका बैकएंड से लिंक है। तो फिर टेक्स्ट एरिया में जो है हम लोग फिर साइज भी बता रहे होते हैं, मीन्स कि हमें कितनी स्पेस चाहिए नेक्स्ट कमेंट के लिए। अगर हमें एक रोज का कमेंट चाहिए हम एक रो इंसर्ट करेंगे, 2 रोज, 3 रोज, इसी तरह इधर हमने 4 रोज इंसर्ट की हुई है, मीन्स कि हमें 4 रो का जो है तो वो कमेंट चाहिए। टेक्स्ट एरिया के लिए हमें 4 रोज की स्पेस चाहिए तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया के लिए 4 रोज की स्पेस क्रिएट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टैग आ जाता है सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग। अब सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? सिलेक्ट टैग हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हम लोग सिलेक्ट टैग कोई भी ऑप्शंस हम लोग मीन्स के मल्टीपल ऑप्शंस देना चाह रहे हैं। अब हम जैसे अगर कंट्री का ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू देंगे, उसमें हम लोग मल्टीपल कंट्रीज के नेम लिखेंगे और ये हम लोग सिलेक्ट टैग यूज़ करेंगे। बाकी जो है इसके साथ ऑप्शन टैग इसके साथ स्पेसिफिकली यूज़ हो रहा है। हम लोग सिलेक्ट टैग के अंदर जो है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो है तो वो सारे ऑप्शन टैग रखेंगे। हर एक कंट्री जो है तो जो हमने उसमें लिखनी है इंसर्ट करनी है वो हम लोग ऑप्शन टैग के अंदर रखेंगे और सिलेक्ट टैग के अंदर सारे ऑप्शन टैग हम लोग रखेंगे। इसमें जितनी भी कंट्रीज हम पाकिस्तान, यूएसए या मस्ट नहीं है हम कंट्रीज ही इंसर्ट करें, हम लोग सिटीज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं कि हम लोग कितनी सिटीज़ उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इधर कंट्रीज है तो हम लोग सिटीज़ का ऑप्शन रख सकते हैं। अब जैसे इधर है सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग रखा हुआ है तो इसमें हम लोग जो है तो ऑप्शन जितने भी रखना चाहें मींस पाकिस्तान या सिटीज़ के लिहाज से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, जितनी भी सिटीज़ वगैरह रख रहे हैं तो ये हमारे पास जब फॉर्म में डिस्प्ले होता है, जब हम ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिस्प्ले हो जाता है, उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ के नेम होते हैं तो वो सारे नेम्स जो हैं तो फिर हमारे पास डिस्प्ले हो जाते हैं। हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर बटन आ जाते हैं हमारे पास बटन्स। अब हम फॉर्म्स में मल्टीपल बटन ऐड कर सकते हैं। बटन्स का हमारे पास जो है तो स्पेसिफिकली मकसद क्या होता है, तो बटन्स हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम कोई भी डेटा फॉर्म्स के इंटर करते हैं तो वो हमें सबमिट करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग सबमिट का बटन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग डेटा डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, जो भी हम उस डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म। बट ये हम तक है कि हम यूज़र्स को कितने ऑप्शन देना चाह रहे हैं। अगर हम उसको एडिट का ऑप्शन नहीं भी देना चाह रहे या अपडेट वगैरह का तो हम नहीं देते, जस्ट हम सबमिट का दे देते हैं कि वो डेटा एक ही बार सबमिट कर सके, उसके पास दोबारा ऑप्शन ना हो। लेकिन अगर हम दोबारा से रीसेंड करवाना चाह रहे हैं एडिट वगैरह तो हम लोग फिर मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जब बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, हम बटन्स की टाइप दे रहे होते हैं कि सबमिट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है या एडिट करना है, जो भी करना है हम इधर बटन की टाइप्स में दे देंगे। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो बटन के टैग्स के अंदर है हम लोग इधर डेटा जो बटन के ऊपर टेक्स्ट कॉन्टेक्ट हमने बटन में क्या रखना है, कॉन्टेक्स्ट जो भी हम देना चाहें, मीन्स के इधर सेंड का किया हुआ है सबमिट का कर सकते हैं या जो भी हम कॉन्टेक्ट जो है कॉन्टेक्स्ट अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं हम इधर सबमिट जो है तो सबमिट भी रख सकते हैं। तो हम लोग जो भी बटन के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं हम करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर बटन की और टाइप्स के बारे में बात की जाए तो इसी तरह इनपुट टाइप्स होती हैं हमारे पास। इनपुट्स में भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं।
अब इधर इनपुट में हमारे पास टाइप क्या है कि हम लोग चेक बॉक्सेस या फिर रेडियो बटन बनाना चाहें, तो इधर हम लोगों ने चेक बॉक्सेस के लिए रखा हुआ है। तो चेक बॉक्सेस हमारे पास ये होते हैं कि हम किसी भी फॉर्म में जब देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, अगर हमने अपनी हॉबीज वगैरह सेलेक्ट करनी होती हैं तो हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए डिस्प्ले हो जाते हैं विद नेम कि हमने किस चीज़ को क्लिक करना है, और वो सारे जो हैं तो चेक बॉक्सेस क्लिकेबल होते हैं। मीन्स कि हम लोग किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें तो वो उसमें एक टिक का जो है तो वो छोटा सा आइकन डिस्प्ले हो जाता है, मीन्स कि हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अब चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स, इस तरह इनपुट टाइप में एक हमारे पास रेडियो बटन्स भी होते हैं। रेडियो बटन्स हम लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं कि हमारे पास डेटा जेंडर्स के लिए, कि जेंडर हमारे पास कौन सा है। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन, इनकी मीन स्ट्रक्चर्स वगैरह तो सेम ही है, लेकिन रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के थोड़ा सा है फंक्शन डिफरेंट है। चेक बॉक्सेस जो हैं तो वो हमारे पास यूज़ होते हैं मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, मीन्स हम मल्टीपल हॉबीज सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल थिंग्स जो भी हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी। लेकिन रेडियो बटन्स में हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं कि हम उन मल्टीपल ऑप्शंस में से जस्ट एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग जो है तो वो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमारे पास मोस्टली रेडियो बटन जो है तो वो जेंडर के लिए यूज़ होता है, जितने भी फॉर्म्स हैं उनमें जेंडर के लिए। अब ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हर इंसान का एक ही जेंडर होता है, या तो फिर वो मेल फीमेल या फिर अदर जेंडर कोई एक उनमें से होगा, तो इसलिए जो है तो वो रेडियो बटन का टैग है वो इस तरह जेंडर्स वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब मेन चीज़ हमारे पास ये है कि हम इसके लिए एडिटर वगैरह कौन सा यूज़ करेंगे। तो एडिटर हम लोग इसके लिए VS कोड जो है हम यूज़ करते हैं। अभी लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं हो रहा तो मैं प्रैक्टिकली आपको डिस्प्ले करवा देती। तो VS कोड हम लोग यूज़ करेंगे HTML की कोडिंग के लिए। अब HTML की फाइल्स हम लोग उसमें क्रिएट करते हैं और कोडिंग करते हैं। HTML की फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। फाइल का नेम जो भी हमने रखना हुआ साथ .html से हम लोग उसकी एक्सटेंशन दे देते हैं, मीन्स के एडिटर्स वगैरह को पता चल सके कि इसमें HTML टेक्स्ट है या जो भी टेक्स्ट है। अब फॉर्म में हमारे पास जो है मल्टीपल टेक्स्ट आ सकते हैं। HTML के टेक्स्ट भी होते हैं, CSS का टेक्स्ट भी होता है, जावास्क्रिप्ट का भी। अब इसमें भी हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं। कुछ लोग जो हैं तो वो एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल मीन्स के CSS भी जो है तो उसके टैग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहे होते हैं, और HTML एक ही फाइल के अंदर सारे जो है तो वो कोडिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन इससे फिर काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती हैं फाइल्स वगैरह भी, तो हमारे पास जो है तो वो फिर एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो फिर हम लोग जो है तो अच्छी अप्रोच के लिए ये है कि हम लोग डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग फिर एक्सटेंशन लाजमी होती है कि हमने कौन सी एक्सटेंशन देनी है। तो HTML के टैग्स के लिए हम क्लास या फिर फॉर्म .html की हम लोग एक्सटेंशन देंगे। फिर इसी तरह जो है तो स्टाइल .css जो है हमारे पास एक और लैंग्वेज है जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टाइलिंग कैसे होती है। HTML में हम लोग कंटेंट वगैरह ऐड करते हैं तो फिर उसकी स्टाइलिंग कैसे की जाए, अपनी मर्जी से हम लोग कस्टमाइज जो भी स्टाइलिंग करना चाहें, टेक्स्ट का कलर, डिज़ाइन, साइज़ वगैरह, फ़ॉन्ट जो भी हम लोग वहाँ से देना चाहें, फिर इमेजेस के साइज़ वगैरह, बाकी ट्रांजिशंस जो भी चीज़ें हम लोग करना चाहें तो वो सब हम लोग CSS से कर सकते हैं। तो इसी तरह CSS की एक्सटेंशंस के लिए .css है, और जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन के लिए .js है, इसी तरह PHP के लिए .php। तो ये सारी जो है हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं हर एक फाइल के लिए। अगर हम लोग एक ही HTML फॉर्म में हम लोग जो है तो वो बाकी टैग ऐड करना चाह रहे हैं, मीन्स कि हम लोग CSS को अगर HTML के एक ही फॉर्म में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास जो HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, हमारे पास हेड टैग है,
हेड टैग के अंदर जो है हम लोग एक अलग टैग इंसर्ट करते हैं, स्टाइल का टैग, जो ओपन भी होता है क्लोज भी। तो CSS की सारी स्टाइलिंग जो है तो वो हम लोग हेड टैग के अंदर कर रहे होते हैं। हेड टैग में स्टाइल टैग यूज होता है और स्टाइल टैग में हम लोग जो है तो वो से CSS की सारी प्रॉपर्टीज, कलर वगैरह, फिर वो सब हम लोग जो है तो वो स्टाइल टैग के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो फिर जो है तो इसी तरह स्क्रिप्ट का जो टैग है वो भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो HTML की बॉडी से आउटसाइड यूज़ होता है, उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड वगैरह लिखते हैं। तो ये फिर हमारे पास एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। आज जो बेसिक सा सेशन हुआ है, लेकिन इससे ये है कि आप एक कंप्लीट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स का। आप एक कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी कंटेंट वगैरह जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हेडिंग, टैग, पैराग्राफ, अच्छा नेक्स्ट जो है तो इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ें आप इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। Anyone who have some questions, they can ask from Ma'am Halima Sadia. Okay, I think they are pretty clear about the session. So, anything else, Ma'am Halima, if you are going to something? नो दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम लोग जो हैं तो वो बाकी की चीज़ें क्लियर कर लेंगे, प्रैक्टिकली भी हम Okay. काम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. With that, we have to wrap up our session. Actually, ma'am Halima Sadia shared some basics about web development that will definitely help us while operating different websites. Thank you, ma'am Halima Sadia, for your time. I will must appreciate our participants for their dedication as despite network issues, they joined us and make this session a success. Looking forward for your support and participation in the upcoming sessions as well. Till that, take care of yourselves. Allah Hafiz.